से जुड़ी समस्याएं हमें अक्सर देखने के लिए मिलती हैं जब हम अपने कार्यस्थल को छोड़ किसी अन्य स्थान पर पहुंच जाएं। या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम किसी ऐसे दूर दराज क्षेत्र में पहुंच जाएं जहां पर सिग्नल्स ना के बराबर है, जिससे हमारे कार्य करने में विलंब आता है। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल भारत निधि के बारे में, जिसे केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है और जिसका प्रयास यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अभी तक नेटवर्क नहीं पहुंच पाए हैं, जहां रीच नहीं है, वहां तक रीच पहुंचाई जाए। जिससे क्या होगा, जिससे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर प्रगति मिलेगी, साथ ही साथ साइबर सुरक्षा भी मिलेगी और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते नए उपकरणों का भी निर्माण होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति IAS के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल भारत निधि के बारे में। पर हम बात कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे दूरसंचार विभाग द्वारा एक नया प्रयास लाया गया है जिसे कहा गया है DBN डिजिटल भारत निधि। अब जब कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो उसके साथ नियम और रूल भी देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे टेलीकम्युनिकेशन विभाग द्वारा कुछ नियमों में बदलाव भी करे गए हैं, जिसे आज समझना हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए समझना शुरू करते हैं, क्या है DBN। DBN केंद्र सरकार की एक पहल है जो कि नए नियमों के साथ आई है। ये स्थान ले रही है USOF का, जिसे कहा गया है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। अब यही फंड पूर्ण तरीके से टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से फंड नहीं जुटा पाया और जो सक्षम हुआ वो केवल और केवल 72% लाभ उठाने के सक्षम बना है। अगर हम बात करें साल 2017 से 2022 तक के बारे में, तो कुल फंड जो जुटाया गया है इन सालों के मध्य वो 41,740 करोड़ है। अब इसका लाभ केवल और केवल 72% ही किया गया है, या फिर इसका उपयोग हम कह सकते हैं कि 72% ही करने में यह सक्षम रहा है। तो इसकी जगह कुछ ना कुछ तो नया लाना ही था गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ले आई आपका डिजिटल भारत निधि को। यहाँ 2 पॉइंट जानने अति महत्वपूर्ण है कि डिजिटल भारत निधि के लिए दूरसंचार कंपनी द्वारा एकत्रित किया गया फंड कहाँ रखा जाएगा और उसका उपयोग किस प्रकार किया जाएगा। तो ये फंड और कहीं नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा जाएगा, जहां से सरकार अपने सभी प्रकार के खर्च करती है। दूसरा, इसका उपयोग अर्बन एरियाज में किया जाएगा, नए पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाएगा, नए डिवाइसेस के लिए किया जाएगा, नई टेक्नोलॉजीज के लिए किया जाएगा और साथ ही रूरल एरियाज के लिए तो किया ही जा रहा है। अब जान लेते हैं सरकार उस एरिया तक भी पहुंचेगी जहां तक कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई है, जैसे कि महिलाएं, जैसे कि दिव्यांगजन, जैसे कि सामाजिक व आर्थिक वर्ग से कमजोर लोग, और कह सकते हैं कि कमजोर वर्ग तक ये कार्य पहुंचेगा। इसके साथ ये जानना बहुत जरूरी है कि USFO को क्यों रिप्लेस किया गया। पर उससे भी पहले ये जान लेते हैं कि आप सभी का डिजिटल भारत निधि कार्य किस प्रकार करेगी। तो यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा एक प्रशासक नियुक्त किया जाएगा जो सभी प्रकार के नियमों को बनाएगा, सभी प्रकार के कार्यों को चलाएगा। तो ये कार्य होगा आप सभी का DBN के वित्त पोषण करने के लिए और नियमों को बनाने के लिए। साथ आप समझते हैं कि USOF को रिप्लेस क्यों किया जा रहा है। इसका कार्य इसीलिए ही, या फिर इसको एस्टेब्लिश इसीलिए ही किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों तक नेटवर्क को पहुंचाया जाए विदाउट भेदभाव करे। कोई भी भेदभाव के बगैर हमें यहाँ पर नेटवर्क को पहुंचाना था, जिससे ये नहीं पहुंचा पा रहा। साथ ही इसकी आलोचना इसलिए की जा रही है क्योंकि ये फंड एकत्रित करने में असमर्थ रहा। जो हमने समझा 2017 से 2022 तक के आंकड़े को लेकर कि कितने करोड़ का फंड ये एकत्रित कर पाया है, इसका एस्टेब्लिशमेंट करा गया था साल 2003 के अंदर। साथ ही हमें याद रखना है भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत।
और यहाँ जानना जरूरी है कि ग्रामीण और शहरी भारत के डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए इसे लाया गया था। यानी कि जो आप लोगों को विभाजन देखने के लिए मिल रहा है उसके लिए लाया गया और उसी को ही ये पूर्ण तरीके से नहीं कर पाया, यहाँ ये फंड नहीं एकत्रित कर पाया। तो ये था हमारा डिजिटल भारत निधि। होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।